गवर्नमेंट पावर है, इंडिया की जो गवर्नमेंट पावर होना चाहिए, जो इंडिया की एक्चुअल सरकारी पावर होना चाहिए, उस पर आप देखेंगे कि पूंजीपतियों का उस पर पूर्ण रूप से आधिपत्य है। आप देखेंगे जियो धन धनाधन और जिस तरीके से हुआ, और मतलब BSNL के टावरों का जिस तरीके से इस्तेमाल करने का जो निर्णय हो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, तो वो काम BSNL भी कर सकता था, लेकिन BSNL को समाप्त किया गया पूंजीपतियों को इस व्यवस्था को सौंपने के लिए। उसी तरीके से आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम को भी आईटी का मतलब आईटी सेक्टर बताकर सारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो प्राइवेट और ठेके पर किया जा रहा है। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, और जो पूंजी का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और जो टैक्स बढ़ रहा है, निश्चित है इसका संघर्ष हमको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए कि पूंजीवाद का जो दायरा है वो सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी जो भूमि अभी तक मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि तो एक दो राज्यों को छोड़कर, जैसे पंजाब या हरियाणा जैसे राज्यों को, जहाँ पर किसान संघर्ष करता है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था फ्री मिलती है, किसान को बिजली पर सब्सिडी मिलती है, ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन ये हर राज्यों में नहीं है। तो बहुत सारे राज्यों में मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो वैसे भी प्राइवेटीकरण में वो सारी व्यवस्था चली गई, लेकिन अभी तक उसका जो सबसे मूल जो आधार है एग्रीकल्चर क्षेत्र का, वो है भूमि पर किसान का अधिकार। भूमि पर किसान का अधिकार जो है वो और भी मजबूत जब हुआ, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने, मैं मानता हूं कि ये जो पूंजीवादी सत्ता का जो उदय मतलब जो हमको दिखाई देता है, उसका मैं ट्रिगर पॉइंट मानता हूं भट्टा परसोल के आंदोलन से, जिसमें मनमोहन सिंह की सरकार ने किसान का जो भूमि का जो अधिकार है, उसका स्वामित्व का जो अधिकार है, उस अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए जो अधिग्रहण का कानून बदला 2013 में, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन ली जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें किसान की सहमति बहुत आवश्यक होगी। और 70% किसानों की सहमति के बिना, मतलब कि अगर 100 किसानों की ज़मीन जा रही है तो 70 किसानों के सहमति पत्र उसमें सम्मिलित होना चाहिए, तभी आप उस भूमि को अधिकृत करने का अधिकार रखते हैं। और दूसरा, उसमें जो मुआवजे का एक बहुत ही शानदार जो क्लॉज था, जिससे पूरा उद्योग जगत, जो क्रोनी कैपिटल्स हैं हमारे देश के, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अपनी पूंजी को इस देश में धंधे में लगाते हैं, उद्योग में लगाते हैं, उनके लिए वो एक तो ये कि भूमि का अधिकार मजबूत हुआ किसान का, कि 70% सहमति के बिना आप उसकी ले नहीं सकते, तो ये। और दूसरा, जो उसका अगर आप लेंगे तो उसका एक असेसमेंट होगा, और उस असेसमेंट में ये पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, और शहरी क्षेत्र में उसमें बाज़ार मूल्य से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट थे दोस्तों, मैं इन 2 पॉइंटों को ट्रिगर पॉइंट मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी जो 2014 से आज तक हम जो देखते हैं, जिसमें जो बदलाव देखते हैं, ये बदलाव जो संभव हो पाया है, ये जो सत्ता का परिवर्तन होने के बाद ये जो सब संभव हो पाया है, ये निश्चित है कि उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ऐसा करने से एक तो भूमि का प्राइस जो है वो बढ़ गया, और दूसरा, उसमें 70% किसानों की सहमति का क्लॉज आ जाने से किसानों से आसानी से भूमि नहीं ली जा सकती थी। उन्हें संतुष्ट करके, उनकी शर्तों को पूरा करके ही उसको ज़मीन को लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 क्लॉज़ों से जो हम परिवर्तन देखते हैं, वो यही परिवर्तन चल रहा है, और ये सब पूंजीवाद जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको देखना होगा। वैसे हमारा देश जो है वो महान देश है, बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी के विचारों का देश है, सुभाष चंद्र बोस के विचारों का देश है, भगत सिंह के विचारों का देश है, मौलाना आज़ाद के संघर्षों और विचारों का देश है। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने जो अपने बलिदान दिए, उनका देश है, उनकी सोच है। तो निश्चित रूप से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो पूरा पूंजीवाद के ही खिलाफ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो टैक्सेशन की मार से जो हिंदुस्तान में जो एक क्रांति हुई, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको आगे बढ़ाया, और हम एक ग्रेट संविधान जो इक्वल सबको अधिकार देता है, उसको प्राप्त करने में हम सभी कामयाब हो पाए। तो अब हमें देखना होगा कि अब सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो दोस्तों अब बिहार में है।
तो बिहार में आप देखिए कि विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक सांसद और संसद में विपक्ष के नेता, और उन्होंने जिस तरीके से बिहार में अब जो संविधान की बात करना शुरू कर दिया है, जो जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी है, जो रोज़गार की बात शुरू कर दी है, और जो प्राइवेटीकरण के खिलाफ जो एक मोर्चा खोल दिया है, एक सामाजिक न्याय का और एक आर्थिक न्याय का, तो इससे निश्चित है कि बिहार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसके नतीजे भी बहुत दिलचस्प आने वाले हैं। तो इन चुनाव की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि ये संघर्ष किन किन तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि एक तरफ मतलब आर्थिक रूप से संपन्न पूरी व्यवस्था और दूसरी तरफ मतलब आर्थिक संसाधनों से जूझता हुआ विपक्ष, और सामाजिक न्याय के मुद्दे को, सामाजिक न्याय की धरती बिहार पर उतारने में कितना कामयाब होता है, उस कोशिश में है राहुल गांधी जी। और दूसरा आप देख रहे हैं कि मीडिया का क्या हाल है, जो गोदी मंत्रालय है उसमें मतलब अब ये आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते, तो मुझे थोड़ा सा देख के ऐसा लगा कि शायद कोई क्राइम पेट्रोल जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, कि उनको एक जो मसाला चाहिए और उस पर 24 घंटे और निश्चित रूप से वही चर्चा और वही, तो क्राइम पेट्रोल टाइप का जो मीडिया है उसमें आपको इन सारे विषयों पर किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं जैसा सोचता हूँ वैसा आपसे मेरे विचारों को शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि लोगों तक इस संघर्ष की बातें पहुँच सकें। नमस्कार, धन्यवाद।